Everyone. The topic which we'll be covering today is scleroderma and its oral complications. Article from Dental Update, November 2020. अच्छा जी, स्क्लेरोडर्मा होता क्या है और क्या ओरल इम्प्लीकेशन है? पेपर में सवाल क्या आ सकता है? सबसे पहले पेपर में सवाल ये आ सकता है, क्या ओरल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं स्क्लेरोडर्मा की वजह से, और उनकी क्या, किस तरह से आप उनको मैनेज करेंगे? ठीक है, तो ये चार्ट दिया हुआ है उसका। तो ये चार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, डेंटल एप्लीकेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम जब पढ़ेंगे कंप्लीटली तो सारी चीजें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा ड्राई आर्टिकल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्क्लेरोडर्मा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स माउथ के अलावा ओरल, इंट्रा ओरल, एक्स्ट्रा ओरल के अलावा स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें फेस, स्किन, लिम्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू की ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से कनेक्टिव, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो डर्मिस हो, चाहे वो कोई भी बॉडी की सरफेस कनेक्टिव टिश्यू हो। अच्छा, मुंह में ज्यादातर जो मसाइल होते हैं उनमें जीरोस्टोमिया, यानी कि मुंह का खुश्क हो जाना, डिस्फेजिया, खाने का नहीं उतरना, माइक्रोस्टोमिया यानी कि मुंह का छोटा हो जाना, थिक एंड टाइट फेशियल स्किन का टाइट हो जाना और टंग रिजिड हो जाना, ये सारे मसाइल आते हैं। अब स्क्लेरोडर्मा दो वर्ड से मिलकर बना है, स्क्लेरो और डर्मा। स्क्लेरो का मतलब होता है हार्ड टिश्यू और डर्मा का मीन होता है स्किन। होता क्या है, ऑटो इम्यून कंडीशन में एक्सेस कोलेजन बनता है जिसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है टिश्यू की। ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जहाँ फाइब्रोब्लास्ट बहुत सारा कोलेजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इम्यून रिस्पॉन्स की, जिसमें वायरल इन्फेक्शंस हैं लाइक मीजल्स, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, फेमिलियल हिस्ट्री इन्वॉल्व हो सकती है, और ड्रग्स का और केमिकल्स का एक्सपोजर भी हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के हवाले से ये लोकलाइज भी हो सकता है, सिस्टमिक भी हो सकता है। जो लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा होता है उसमें कोलेजन डिपोजिशन रिस्ट्रिक्टेड टू फैट, फेशिया, मसल्स, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डर्मिस होती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स यूजली स्पेयर्ड होते हैं। जबकि जो आपकी सिस्टमिक कंडीशन होती है वो इसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होता है। लोकलाइज फॉर्म में होगा क्या, सबसे पहले थिक एंड वाइट प्लाक्स बनेंगे, जिनको प्लाक मॉर्फिया कहा जाता है, स्किन के ऊपर, और कुछ अरसे बाद वो ब्राउन पैचेस में चेंज हो जाएंगे और स्मूथ, शाइनी, हेयरलेस और टाइट हो जाएंगे वो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की स्किन एंड ऑर्गन्स, यानी कि जो डिफ्यूज फॉर्म है उसमें आती है। और डिफ्यूज फॉर्म में भी एक डिफ्यूज क्यूटेनियस होती है, एक लिमिटेड क्यूटेनियस होती है। डिफ्यूज क्यूटेनियस में जो होती है वो सारी बॉडी के स्किन चेंजेस हो रहे होते हैं और इंटरनल ऑर्गन अफेक्ट हो रहे होते हैं। जबकि जो लिमिटेड क्यूटेनियस होती है उसमें सिर्फ डिस्टल एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होती हैं और कुछ ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। और लिमिटेड क्यूटेनियस जो वैरायटी है उसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट सिंड्रोम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। क्रेस्ट सिंड्रोम में सबसे पहले एक चीज आती है कैल्सिनोसिस। कैल्सिनोसिस ये होती है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से फिंगर्स के दरमियान और बोन्स के अलोंग द बोन्स के दरमियान कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग्स अपीयर हो जाती है अंडर द स्किन। ये होती है कैल्सिनोसिस, यानी कि अंडर द स्किन डर्मिस वाले एरिया में कैल्शियम डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से वहां पे गड्ढे पड़ जाएंगे और स्वेलिंग अपीयर होंगी अंडर द स्किन, और एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से होता है। कैल्सिनोसिस के अलावा रेनॉल्ड्स डिजीज होता है, CR, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी होती है, स्क्लेरोडेक्टाइली होती है और टेलेंजिएक्टेसिया होता है। रेनॉल्ड्स डिजीज क्या होती है, कोई भी स्ट्रेस आया जब भी पेशेंट के ऊपर, तो स्ट्रेस में आने की वजह से डिस्टल ब्लड वेसल्स उसकी कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, और डिस्टल ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, और जब वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो पेल हो जाएंगी फिंगर्स और टोज, और सियानोटिक अपीयरेंस हो जाएगा हाइपोक्सिया की वजह से, और कुछ देर बाद रीपरफ्यूजन हो जाएगी और रिटर्न टू नॉर्मल कलर हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज होती है इसोफेजियल डिस्मोटिलिटी। इसोफेजियल डिस्मोटिलिटी में होता है कि मसल लेयर्स इन्वॉल्व, क्योंकि डर्मिस है, हमने बोला फाइब्रोसिस हो रही है वहां पे, तो कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, तो वहां पे मसल लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। मसल लेयर्स इन्वॉल्व होने की वजह से एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होंगी, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जब होंगी तो एसिड रिफ्लक्स होगा।
ठीक है। फिर आ जाता है स्क्लेरोडेक्टाइली। स्क्लेरोडेक्टाइली में क्या होगा, फाइबर्स जो हैं वो फाइब्रोसिस हो जाएगी स्किन की, फिंगर्स की, जिसकी वजह से वो टाइट हो जाएंगी, अकड़ी रह जाएंगी फिंगर्स, और हार्ड और टाइट हो जाएंगी, क्लॉ लाइक हैंड हो जाएगा। ये यहाँ पे एक पिक्चर में बताया, क्लॉ लाइक हो जाएगा। ठीक है, खुलेगा नहीं, टाइट हो जाएगा। अच्छा जी। इसके अलावा आखिरी होती है टेलेंजेक्टेजिया। टेलेंजेक्टेजिया का मतलब ये है कि डैमेज हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, डायलेटेड हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड वेसल भी कनेक्टिव टिश्यू से भरी हुई होती हैं, और फाइन रेड पर्पल लाइन अंडर द स्किन महसूस होती है। ये तो सारी चीजें थी क्रेस्ट सिंड्रोम में, जिसमें सी था कैल्सिनोसिस, आर था रेनॉल्ड्स डिजीज, सी था ईथोफेगल डिसमोटिलिटी, एस से था स्क्लेरोडेक्टाइली, और फिर टेलेंजेक्टेजिया। ठीक है जी। ये आपको खास याद रखना है कि क्रेस्ट सिंड्रोम होता है और लिमिटेड क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट होती है डिफ्यूज फॉर्म ऑफ स्क्लेरोडर्मा में, सिस्टमिक फॉर्म ऑफ स्क्लेरोडर्मा। लोकलाइज एंड सिस्टमिक दो फॉर्म है, लोकलाइज एंड सिस्टमिक। सिस्टमिक में लिमिटेड क्यूटेनियस, डिफ्यूज क्यूटेनियस। लिमिटेड क्यूटेनियस में इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, और क्रेस्ट सिंड्रोम होता है डिफ्यूज क्यूटेनियस में होल बॉडी स्किन चेंजेस और इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्टेड होता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं वो मैं बता दूं आपको, जीआई, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोवास्कुलर, रीनल होते हैं। सिर्फ इतना भी याद रख लें कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी, सारे ऑर्गन्स के नाम रख लें तो वो भी काफी है। जिसमें से आपको जीआई के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके सबसे क्लोज जीआई है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में पहले बता चुके हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम में क्या है, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी आती है, यानी कि मसल की लेयर्स तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, उसकी एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से गैस्ट्रोपेरेसिस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा जी। नाउ कमिंग ऑन टू नाउ कमिंग ऑन टू के अच्छा जी, हमने ये सारी बात कर ली। अच्छा, ये तो सारी हमने चीजों की बात कर ली। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एक चीज होती है इसके अंदर, जो कि स्क्लेरोडर्मा के अंदर एक चीज होती है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में होता क्या है कि स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है डिस्टल एक्सट्रीमिटीज की, और फिंगर्स एंड टोज में बी अल्सरेटेड, swollen, में बी पेनफुल ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है जी। रेनॉल्ड्स फिनोमिनन जो है, जो आपको बताया क्रेस्ट सिंड्रोम है, वो एक अर्ली सिम्टम होता है स्क्लेरोडर्मा का। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डेंटल एप्लीकेशंस एंड, अच्छा हमने बाकी सारी बात कर ली है। हाँ, डिफ्यूज क्यूटेनियस की बात कर लेते हैं। डिफ्यूज क्यूटेनियस में इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है, मैंने बता दिया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और बाकी तमाम सिस्टम, रीनल सिस्टम, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जी, डेंटल इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट में बात करें तो डेंटल इम्प्लीकेशन मैनेजमेंट में आपको जो खास चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी एक्स्ट्रा ओरल इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन करने हैं पेशेंट के, तो आपने खास ख्याल रखना है कि उसको बहुत जोर से खींचना नहीं है, क्योंकि अल्सर्स पड़ने के चांस होते हैं, क्योंकि स्टिफ हुआ हुआ होता है सब कुछ। तो आपने उसको बाम लगा के करना है, इंट्रा ओरल एक्स्ट्रा ओरल बाम लगाएं और फिर आप काम करें। डेंटल रेडियोग्राफ्स में आपको, पैनोरामिक रेडियोग्राफ में, डेंटल रेडियोग्राफ्स में आपको क्या शो होगी, आपको शो होगी पीडियल वाइडनिंग हुई भी है, जो कि हेल्दी पेशेंट में आपको नजर आ रही होगी। एसिड रिफ्लक्स की वजह से आपको पता है डेंटल एरोजन हो सकती है। ठीक है। और एरोजन की वजह से जो है वो दांत खराब हो सकते हैं। अच्छा जी, हम डायरेक्ट आ जाते हैं अब इस चार्ट के ऊपर। रेनॉल्ड्स फिनोमेनन क्या होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमेनन जैसे मैंने बताया था, कोई भी स्ट्रेस आता है तो पेशेंट्स के डिजिट्स और डिस्टल, जितनी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज है वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, और फिर एकदम ब्लड सप्लाई रिपरफ्यूजन होती है। तो अब आपने ध्यान में रखना है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन किस वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। तो पेशेंट को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बाहर निकालना है। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड ना हो, क्योंकि कोल्ड भी एक तरह का स्ट्रेस है। और पेशेंट से आप डेंटल एंजाइटी के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे उसको एंजाइटी ना हो, क्योंकि जैसी एंजाइटी होगी तो उसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में परफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू माइक्रोस्टोमिया। व्हाट इज माइक्रोस्टोमिया? माइक्रोस्टोमिया में जैसे हमने बात की थी, मुंह छोटा हो जाएगा। क्यों मुंह छोटा हो जाएगा? क्योंकि स्किन वहां से टाइट होगी फाइब्रोसिस की वजह से, तो माउथ एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकेंगे।
तो टिश्यू डैमेज हुए हुए होंगे तो आप एक न्यूट्रल बाम बाम लगा सकते हैं पेशेंट्स के कॉर्नर ऑफ द माउथ पे, और कोशिश कर सकते हैं कि ओवर स्ट्रेच ना करें टिश्यूज को। और माउथ ओपनिंग, जो मैक्सिमम माउथ ओपनिंग है पहले ही देख लें आप, ताकि उसमें आपको परेशान ना हो। अच्छे से एस्पिरेट करें, इंजेक्शन और इनहेलेशन, अच्छे से एस्पिरेशन जो है वो अच्छे से असिस्टेंट से करवाएं। अच्छा, फिर आती है कैल्सिनोसिस। कैल्सिनोसिस, और कैल्सिनोसिस क्या थी? कैल्सिनोसिस में गड्ढे पड़ जाते हैं आपकी बोन वाली जगहों पे, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। और स्क्लेरोडेक्टाइली में फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस की वजह से हैंड्स टाइट हो जाते हैं, अब होल्ड नहीं कर सकता टूथब्रश। तो आप, जब पेशेंट अफेक्टिवली ब्रश नहीं कर सकेगा तो उसके दांत खराब होने का चांस है। तो आप पट्टी जो है उसके हैंडल पे लगा दें, ताकि उसका हैंडल बल्की हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि उसका मोल्ड मोल्ड बन जाए उसके हाथ का ब्रश के ऊपर, ताकि वो आराम से पकड़ सके। ऑस्टियोपोरोसिस में पेशेंट, ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होती है ऐसे स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट में, तो बिस्फॉस्फोनेट्स ले रहा होगा तो मेडिकेशन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉज का चांस होगा। तो आपने इस चीज को भी खाते में रखना है। जीरोस्टोमिया हो रहा होगा, जीरोस्टोमिया के लिए सबको पता है, जीरोस्टोमिया होता है कैरीज का चांस होता है। तो तमाम फ्लोराइड थेरेपीज, तमाम तरह के फ्लोराइड टूथपेस्ट, फ्लोराइड वार्निश एप्लीकेशन 6 मंथली, 3 मंथली, मॉइस्ट गॉज रखेंगे। पेशेंट को बोलेंगे आप साथ में पानी लेकर फिरें, मुंह को ड्राई ना रहने दें, सलाइवा सब्स्टिट्यूट देंगे। इसोफेजियल डिसमोटिलिटी की वजह से, मैंने जैसे बताया, एसिड रिफ्लक्स की वजह से इरोजन होगी, तो उसके लिए भी आप फ्लोराइड रिंसेस और टूथ वेयर को मॉनिटर करें, इरोजन को चेक करते रहें, रेस्टोरेशन दें अगर ज़रूरी है तो। इसके अलावा और भी इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब जिस तरह मैंने बताया था, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व जब होंगी, ये जीआई सिस्टम इन्वॉल्व जब होगा, तो उसमें मसला ये होगा कि आप उसका ट्रीटमेंट करने से पहले आपको पेशेंट के मेडिकल टीम से लायलाइज करना पड़ेगा, आपको लाइस लाइस करना पड़ेगा। अच्छा, अब जहन में रहे कि अगर सवाल आता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की, उनकी मैनेजमेंट क्या है, तो आप उसमें कैल्सिनोसिस लिखेंगे, रेनॉल्ड्स डिजीज लिखेंगे, फिर आप उसमें कैल्सी स्क्लेरोडेक्टाइली लिखेंगे, टेलेंजिएक्टेजिया भी लिख सकते हैं कि अंडर द स्किन कैपिलरी वो हो रही होगी इसकी, तो कैपिलरी शो हो रही होंगी, क्योंकि डिस्टल जो भी कैपिलरी का कैपिलरी रप्चर होने के चांसेस होंगे, तो उसमें आप जो है वो डैम ब्लड वेसल को डैमेज होने के चांसेस होंगे, तो उसमें आप ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आपको इरोजन हो सकती है, क्योंकि वो हो रहा है, आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। इसके अलावा इसोफिजियल डिस्मोटिलिटी की वजह से, इसके अलावा जीरोस्टोमिया भी मेंशन करेंगे, और अदर अदर कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्विंग इंटरनल ऑर्गन भी मेंशन करेंगे। अच्छा जी, ये सारी बातें जो चार्ट में है वही आगे दी हुई हैं। इसके अलावा जो इन्होंने थोड़ी सी बात लिखी है कि आप कोशिश करेंगे कि पेशेंट को जल्दी बुला लें अंदर, ऐसा ना हो कि वो कोल्ड लाउंज में बैठा रहे, उसको फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेनन होना शुरू हो जाए। एंजाइटी को कम करेंगे, ओरल टिश्यूज को मैनिपुलेट करते हुए ख्याल रखेंगे कि आप बहुत टाइटली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्क्लेरोडेक्टाइली हुई भी होती है, फाइब्रोसिस हुई भी होती है, कैल्सिनोसिस हुई भी हो सकती है। और प्रोस्थेटिक वर्क में कोशिश करेंगे कि आप डेंचर्स की तरफ ना जाएं, आप ब्रिजेस की तरफ जाएं, और इम्प्रेशन टेक्निक में सेक्शनल इम्प्रेशन लेंगे ताकि पूरा मुंह इन्वॉल्व ना हो। बाकी इसके अलावा और तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, बस ये है कि जीरोस्टोमिया में आप इन पेशेंट्स को खास तौर पे एनालॉग्स दें, सलाइवरी एनालॉग्स। This topic comes to an end, scleroderma and oral implications.